नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारा वीडियो है हिंदी के ऊपर। जो हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था कि हिंदी को किस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी साहित्य को किस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने कुछ कालों के हिसाब से समय के अनुसार बांट दिया था। जैसे प्राचीन काल यानी कि आपका आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसको आप वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आप इसको गद्य काल भी बोलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, जिन्होंने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके समझ में आए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और आज के वीडियो हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी उसके आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे आदिकाल को, ठीक है। और जो ये वीडियो बनाए हैं, जो इन कालों को जो साहित्य में आपको बताऊंगा, इनको मैं टुकड़ों में बताऊंगा ताकि समझ में आसानी से आ सके, ज्यादा लंबा वीडियो ना बने और क्लास जो है आपका ये बोरिंग ना लगे और समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे किसकी? आदिकाल की। आदिकाल, जिसको हम प्राचीन काल भी कहते हैं, इसको प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, इसी को आपका वीर गाथा काल भी कहा जाता है, इसी को सिद्ध संधि काल भी कहा जाता है और इसी का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। तो कितने नाम हो गए? प्रारंभिक काल, आदिकाल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल, ठीक है। और यहां पर एक क्वेश्चन आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बहुत बड़े कवि थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को क्या कहा है? आदिकाल कहा है। और इसकी प्रमाणिकता ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादातर हम इस काल का आदिकाल नाम ही स्वरूप अपनाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आदिकाल किसने नाम दिया, आप आंसर देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस काल की विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या इस काल की विशेषता थी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि इस काल में युद्ध वगैरह ज्यादा लड़े गए, तो इस वजह से इसे वीरगाथा काल भी कहा गया। तो आज हम देखेंगे कि इस काल की विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहली विशेषता जो हमें देखने को मिलती है, तो यहां पर देखिए, जो भी आश्रय दाता राजा हुआ करते थे, तो जितने भी कवि लेखक होते थे, उन्होंने अपने आश्रय दाता राजाओं की क्या करी थी? यहां पर प्रशंसा की थी, ठीक है। युद्ध काल का टाइम था, जगह जगह युद्ध हो रहे थे और यहां पर क्या था आपका, कहीं पर भी एक केंद्रीय शक्ति देखने को नहीं मिल रही थी। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते जा रहे थे। और यहीं पर ही क्या हुआ था, जितने भी कवि वगैरह थे उन्होंने अपने आश्रयदाता, जिन्होंने उनको आश्रय दिया, उनकी प्रशंसा की। दूसरी जो इसकी विशेषता हमें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि यहां पर वीर रस और श्रृंगार रस, हिंदी के रस वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे चलकर हिंदी में। वीर रस और श्रृंगार रस, इसकी क्या है यहां पर अधिकता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि युद्ध वगैरह लड़े जा रहे हैं तो वीर रस देखने को मिलेगा। और इन युद्धों में से कुछ युद्ध ऐसे थे जो नारियों के लिए लड़े गए, ठीक है, सौंदर्य के लिए लड़े गए, नारी सौंदर्य के लिए। तो यहां पर क्या आपको देखने को मिल रहा है? श्रृंगार रस भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको यहां पर श्रृंगार रस भी देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी एक विशेषता श्रृंगार रस भी है, तो भैया सीधी सी बात है, यहां पर क्या होगा? नारी सौंदर्य का वर्णन भी किया गया होगा। तो एक विशेषता निकल कर आ गई, नारी सौंदर्य का वर्णन करना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इसकी विशेषता देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि इस काल में अतिशयोक्ति और काल्पनिकता की अधिकता भी हमें देखने को मिलती है। अतिशयोक्ति मतलब बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। तो जितने भी कवि हुआ करते थे, लेखक, अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता की प्रशंसा करने के लिए काफी बड़ा चढ़ाकर लिखते थे। तो अतिशयोक्ति और काल्पनिकता की भी हमें अधिकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट विशेषता है यहां पर मुक्तक और प्रबंध काव्य का भी यहां पर वर्णन हमें देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर मुक्तक और प्रबंध काव्य का यूज भी किया गया था कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट विशेषता, छंदों की विविधता। हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है छंद, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। छंदों की हमें यह देखने को मिलती है, यहां पर विविधता देखने को मिलती है, यानी कि इस समय अनेक अनेक प्रकार के छंद यूज करे गए और प्रमुख जो छंद था वो था आल्हा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है आदिकाल में सबसे लोकप्रिय छंद कौन सा था, तो आप आंसर देंगे आल्हा छंद जो था सबसे लोकप्रिय छंद था, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता, अब जब युद्ध हो रहे हैं, वीर गाथा का टाइम है, युद्ध हो रहे हैं, तो युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है इस समय पर। सजीव चित्रण मतलब युद्धों का इस प्रकार से लिखा गया है, उनको इस प्रकार से दर्शाया गया है कि मानो हमारी दृष्टि के सामने, हमारी आंखों के सामने युद्ध लड़ा जा रहा हो। तो युद्धों का क्या करा गया? यहां पर सजीव चित्रण किया गया है।
तो ये आपका क्या था, ये आपकी कुछ विशेषता थी आदि काल की, यानी कि वीर गाथा काल की। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आदि काल को किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए आदि काल जो था उसके अंदर किस प्रकार से बटा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए साहित्य। यानी कि इस समय पर धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए भी क्या करा गया था, साहित्य को अपनाया गया था, साहित्य का जरिया यूज करा गया था, जिसके अंदर आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा कौन कौन से, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और आपका जैन साहित्य। ठीक है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ये जो साहित्य लिखा गया था ये पूर्ण रूप से हिंदी में नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था, धार्मिक प्रचार प्रसार करना। तो कहीं ना कहीं यहां पर धार्मिकता देखने को मिलती है, पूर्ण रूप से हिंदी का यूज यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। इन साहित्यों के लिए किसका यूज करा गया था, पुरानी हिंदी का, यानी कि मोस्टली कहीं पर अपभ्रंश का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए हमें देखने को मिलेगा वीर काव्य। ये हमने कहा धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए साहित्य, जिसके अंदर हमने देखा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। इसके बाद देखिए वीर काव्य। ठीक है, यानी कि वीर गाथा का टाइम, वीर गाथा जो मैंने आपको बताया इसको वीर गाथा काल कहा जाता है। यहां पर हमें देखने को मिलेगा रासो साहित्य। क्या देखने को मिलेगा, रासो साहित्य। ठीक है, बीसल देव रासो, परमार रासो, जितने रासो रचे गए हैं, लिखा गया है रासो को, चारणों को लिखा गया है, वो सारे हमें कहां देखने को मिलेंगे, इस जगह देखने को मिलेंगे। और इसके बाद है अन्य, यानी कि धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा गया, वीर काव्य के लिए जो साहित्य लिखा गया, उसके अलावा उससे हटकर जो साहित्य आया उसको अन्य प्रकीर्णन कहा गया। और इसके अंदर हम किसको देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे अमीर खुसरो और विद्यापति जैसे लेखकों को। ठीक है दोस्तों, ये हम देखेंगे। और मैंने आपको बोला था कि क्लास ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा बोरिंग ना हो, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, इनको कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तो आज के वीडियो में हम किस चीज को कवर करेंगे, आज हम देखेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, यानी कि आदि काल में धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य का यूज हुआ, यानी कि उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। उसमें कौन कौन, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से। बात करते हैं सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य था क्या, देखिए इस समय पर बौद्ध धर्म कुछ टुकड़ों में बंट चुका था। बौद्ध धर्म हीनयान, महायान और वज्रयान नामक कुछ टुकड़ों में बढ़ गया था। बौद्ध धर्म की शाखाएं बन गई थी। तो इन्हीं शाखाओं में से एक शाखा हुआ करती थी वज्रयान। तो जो, और ये वज्रयान कहां फेमस थी, ये आपका पूर्वी साइड में, बंगाल, बिहार, इधर साइड में ज्यादा प्रचलित थी। तो वज्रयान जो आपका बौद्ध धर्म की एक शाखा बनी, तो इस वज्रयान के धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए जिस साहित्य का प्रयोग किया गया उसको हमने क्या कहा, सिद्ध साहित्य कहा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। देखिए इस सिद्ध साहित्य के जो अनुयायी थे वो कितने थे, 84। और ये अनुयायी क्या कहलाते थे, सिद्ध कहलाते थे। 84 यानी कि 84 इसमें अनुयायी थे। इन्हीं 84 अनुयायियों में से एक अनुयायी कौन थे, गुरु गोरखनाथ। आगे चलकर यही नाथ संप्रदाय बनाएंगे, गुरु गोरखनाथ। तो 84 यहां पर सिद्ध हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसकी बात करते हैं नाथ साहित्य की। तो इसी जो सिद्ध साहित्य बना, कहीं ना कहीं ये सिद्ध साहित्य भोग विलास से संबंधित था, कहीं ना कहीं विलासता का जीवन जी रहे थे सिद्ध। तो इन्हीं की प्रतिक्रिया में, इन्हीं सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया में क्या निकल कर आया, नाथ संप्रदाय निकल कर आया, जो विलासता से दूरी बनाए हुए था। ठीक है, किसकी प्रतिक्रिया में, सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया में। यानी कि सिद्ध साहित्य के अपोज कौन निकल कर आया, नाथ संप्रदाय निकल कर आया। और इस नाथ संप्रदाय का जन्मदाता कौन है, किनको माना जाता जन्मदाता, वो माना जाता है गुरु गोरखनाथ को। ठीक है, ये गुरु गोरखनाथ है, इन्हीं के नाम पे गोरखनाथ मठ है बहुत बड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। देखिए ये जो सिद्ध और नाथ साहित्य का समय था, इसी समय साखी, बानी, पद ऐसे काव्यों की क्या हुई, रचना हुई, ऐसे काव्य पनपे। नेक्स्ट, जाति विरोधी और मूर्ति पूजा विरोध का भी जन्म हुआ था। कहां पर, आपका
सिद्ध और नाथ साहित्य के समय पर, क्योंकि बौद्ध धर्म था, जाति विरोध को, जाति का जो भेदभाव होता था उसका विरोध करता था, तो जाति भेदभाव और मूर्ति पूजा विरोध भी हमें देखने को मिलता है सिद्ध और नाथ साहित्य के समय पर। ठीक है, आगे चलकर यही सिद्ध और नाथ साहित्य भक्ति संप्रदाय का क्या बने, आधार बने, उसका बेस बने। किसका? भक्ति संप्रदाय का। कौन? सिद्ध और नाथ संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट कहते हैं कि सिद्धों के नाम के आगे पा शब्द का यूज किया जाता, पा वर्ण का यूज करा जाता किसके आगे? सिद्धों के नाम के आगे। मैंने आपको बताया था सिद्ध साहित्य के जो अनुयायी थे, जो इसके फॉलोवर्स थे, इनको सिद्ध कहा जाता था। तो सिद्धों के नाम के आगे पा शब्द का यूज मोस्टली किया जाता था। जैसे एक कवि, एक लेखक थे, रचनाकार सरहपा। क्या? सरहपा। देखिए नाम के पीछे क्या लगा है? पा, सरहपा। और इनकी जो रचना थी उस रचना का नाम था दोहा कोश। यानी सरहपा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सी रचना की थी? दोहा कोश। नेक्स्ट जो है शबरपा, शबरपा, इनके नाम के आगे भी क्या लगा है? पीछे पा। ठीक है, और इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना थी चर्या पद। इनकी रचना थी चर्या पद। कभी यहां से क्वेश्चन पूछता है खास तौर पर सरहपा और सबरपा से। ठीक है, सरहपा की जो रचना थी दोहा कोश और सबरपा की रचना थी चर्या पद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आगे हमने बात करी नाथ संप्रदाय की, नाथ साहित्य की। नाथ संप्रदाय, नाथ साहित्य जो था उसकी रचना, उसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोरखनाथ ने की थी। तो नाथ जो थे, जो इस नाथ संप्रदाय के फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे गुरु गोरखनाथ के, इनको नाथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाथ। जैसे सिद्ध साहित्य के फॉलोवर्स आपके सिद्ध कहलाए, वैसे नाथ साहित्य के फॉलोवर्स क्या कहलाए? नाथ कहलाए। सिद्धों की संख्या 84 थी और नाथों की संख्या 9। नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखिए, यहीं पर मैंने आपको बताया सिद्ध साहित्य, सिद्ध संप्रदाय ने जो साहित्य रचा, वज्रयान जो उनकी शाखा थी बौद्ध धर्म की, इसके प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध संप्रदाय ने एक साहित्य की रचना की जिसको हमने सिद्ध साहित्य कहा। इनका विलासता के साथ संबंध होने के कारण गुरु गोरखनाथ ने इनकी प्रतिक्रिया में एक नया संप्रदाय बनाया जिसको नाथ संप्रदाय कहा गया। और यह नाथ संप्रदाय ने जिस साहित्य की रचना की वो नाथ साहित्य कहलाया। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन पूछता है हठ योग। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? हठ योग किसने दिया था? तो यह दिया था गुरु गोरखनाथ ने। ठीक है, गुरु गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। हठ योग मतलब ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा का जब योग हुआ तो क्या निकल कर आया? हठ योग निकल कर आया। और यह हठ योग दिया किसने था? गुरु गोरखनाथ ने। ठीक है दोस्तों, तो ये हठ योग का उपदेश किसने दिया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता आप आंसर देंगे गुरु गोरखनाथ ने। तो ये हमने देखा सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय, यानी कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की हमने बात करी। यहां पर एक पॉइंट और है, यहां पर यह है गोरखनाथ जो थे आपका, उनको हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? गुरु गोरखनाथ को, क्योंकि इन्होंने जिस शैली, जिस भाषा शैली का यूज करा उसमें खड़ी बोली बहुत ज्यादा देखने को मिली। कौन सी बोली? खड़ी बोली। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो खड़ी बोली का यूज कराया गया था, इनको हिंदी साहित्य का आदि कवि कहा गया। हिंदी का आदि कवि गुरु गोरखनाथ को। आगे चलकर कबीरदास भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, कबीरदास भी क्या करते हैं? इस चीज को फॉलो करते हैं। बाकी गोपी चंद थे, भरतहरि थे, चौरंगीनाथ थे, ये सारे के सारे कौन थे? गुरु गोरखनाथ के फॉलोवर्स थे, इनके अनुसरण करने वाले थे, जो एक क्या थे? नाथ थे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी जैन साहित्य की। ठीक है, जिस प्रकार पूर्व दिशा में बौद्ध धर्म यानी कि वज्रयान के प्रचार प्रसार के लिए किसका यूज करा गया था? आपका सिद्ध संप्रदाय का यूज करा गया था। उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में देखिए, जिस प्रकार पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध साहित्य प्रयोग किया गया, सिद्ध साहित्य का जन्म हुआ, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या निकल कर आया? जैन साहित्य निकल कर आया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिला, वज्रयान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की एक, और जैन साहित्य, जैन ज्यादातर गुजरात, राजस्थान, इधर साइड में पश्चिमी क्षेत्र में जैनों का संबंध ज्यादा देखने को मिला इस क्षेत्र से। तो पश्चिमी क्षेत्र में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य बना वो कहलाया आपका जैन साहित्य। आगे चलते हैं। देखिए, इस जैन साहित्य का जो लोकप्रिय रूप था वो कैसा था? वो रास ग्रंथ था। कैसा ग्रंथ? रास ग्रंथ। अब ये रास ग्रंथ मतलब क्या?
जो ये रास ग्रंथ है ये मुख्यतः उपदेशात्मक होता था, यानी कि इन साहित्य में, इन ग्रंथों में उपदेश दिए जाते थे। जितने भी जैन तीर्थकर हुए हैं उनकी जीवनी, उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो रास ग्रंथ क्या था? जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप था जो उपदेशात्मक होता था और जैन तीर्थकर वगैरह की इनमें जीवन चरित्र लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रास परंपरा का पहला ग्रंथ, रास परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना गया है? तो आंसर देंगे, रास परंपरा का पहला ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास को माना गया है। और इस ग्रंथ भरतेश्वरी बाहुबली रास की रचना किसने की थी? इनकी रचना की है शालीभद्र ने। किन्होंने? शालीभद्र ने। आगे चलिए, देखिए भाषा मुख्यतः इनकी प्राचीन राजस्थानी होती थी। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है कृपया करके आप चले जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियोस देख लीजिए। मैं पूरे अपभ्रंश पढ़ा चुका हूं, राजस्थानी कहां से, हिंदी कहां से, पश्चिमी हिंदी, ये सारे अपभ्रंश मैं आपको दे चुका हूं। तो देखिए भाषा यहां पर क्या थी? इनकी प्राचीन राजस्थानी थी। क्यों भैया? मैंने आपको अभी बताया था कि गुजरात और राजस्थान क्षेत्र से इनका संबंध अधिक था, ज्यादा संबंध था, इसलिए यहां पर किस भाषा का ज्यादा इन्होंने किया? प्राचीन राजस्थानी भाषा का। आगे चलिए, जैन साहित्य के कुछ हम देखते हैं यहां पर कुछ रचनाकार, उनके ग्रंथ, उनकी रचनाएं। पहले हैं आसागु, आसगु है यहां पर, इन्होंने लिखी थी चंदन बाला रास, चंदन बाला रास। नेक्स्ट जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी ने लिखी स्थूल भद्र रास। नेक्स्ट है विजय सैन सूरी, इन्होंने लिखी रेवंत गिरी रास। नेक्स्ट सुमति मणि, सुमति मणि ने लिखी नेमीनाथ रास। अब देखिए हर के पीछे क्या लगा है? रास 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 रास, हमें रास रास देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया था ना भी लोकप्रिय स्वरूप क्या था इनका? रास ग्रंथ। तो ये सारे के सारे क्या है? रास ग्रंथ हैं। ठीक है, और देखिए आगे चंदन बाला, स्थूलभद्र, रेवंतगिरी, नेमीनाथ, ये सारे के सारे क्या थे? जैन तीर्थकर थे। ठीक है, जैन साधु कह लीजिए। तो इन मैंने आपको बताया था राज ग्रंथ जिसमें उपदेश, ये ग्रंथ कैसा था? राज ग्रंथ की विशेषता उपदेशात्मक हुआ करता था और जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र के बारे में लिखा जाता था। तो हमें देखने को मिल गया। देखिए ठीक है, एक लास्ट पॉइंट यहां पर हम देखते हैं स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू भी जो थे इस समय के बहुत बड़े रचनाकार थे और पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। किसका? अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने देखा आदिकाल में धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य का यूज किया गया था, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, इनके बारे में हमने पूरा आज आपको बताया। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या? वीर काव्य के बारे में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में। और ये समय देखिए 1050 के टाइम से ये समय शुरू होगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा टाइम पीरियड बता चुका हूं, पिछली क्लास देख लीजिएगा। आदिकाल का समय, पूर्व मध्यकाल का समय, उत्तर मध्यकाल का समय और आपका आधुनिक काल का समय, यानी कि वीर गाथा, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, इनका पूरा समय के साथ उपनाम, नाम, पूरी जानकारी में दे चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर वो वीडियो देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे 1050 से जो आपका लेकर 1373 तक एक चलेगा क्या? वीर काव्य, जिसको आप रासो साहित्य या चारणी साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, वीर काव्य के अंदर हम देखेंगे रासो साहित्य, इसी को हम क्या कहते हैं? चारणी साहित्य भी कहते हैं। तो क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आए आपके पास सबसे पहले उसका अपडेट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक सरकार के द्वारा दी गई गाइडेंस का पालन कीजिए, घर में रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए अग्रणी भूमिका अदा कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब तक लॉकडाउन है तब तक आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए मैं घर से ही आपको वीडियो दे रहा हूं। जब लॉकडाउन प्रॉपर खत्म हो जाएगा तो हम आपको फिर से अपने जहां से हमारा मेन इंस्टीट्यूट है वहां से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो तब तक के लिए सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए, जितनी हो सकती है उतनी दूसरों की मदद कीजिए। ठीक है दोस्तों, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।